हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स पीरियोडिक टेस्ट 3 का एक क्वेश्चन पेपर। वैसे तो केवी में PT3 जनवरी में शेड्यूल्ड है, जिसमें 4 चैप्टर्स आएंगे: क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, एरियाज एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। लेकिन इस केवी में विंटर ब्रेक से पहले ही PT3 हो चुके हैं, तो सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया था और सर्कल एग्जाम में नहीं आया था। तो कहने का मतलब है पेपर में आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बाकी 3 चैप्टर्स के रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:6:7। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं जिनका रेशियो आपको गिवन है, आपको लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। एंगल्स को मान लेते हैं, एक एंगल है 2x, जो रेशो है उसके पीछे एक वेरिएबल लगा के अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसके एंगल्स हैं। दूसरा एंगल है 3x, देन 6x एंड 7x। क्योंकि सम ऑफ एंगल्स 360 होता है तो इन सभी को ऐड करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 360। नाउ 7 3 10, 6 16 2 18, 18x equals to 360, so x is equals to 360 by 18, 18 2s are 36, 0 20 डिग्री। x की वैल्यू है 20। क्वेश्चन में पूछा था उसने लार्जेस्ट एंगल। अभी इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? 2x, 3x, 6x, 7x होगा ऑब्वियसली। सो 7 इंटू 20, 2 7s are 14, 140 डिग्री लार्जेस्ट एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक फेस का पेरीमीटर आपको गिवन है क्यूब का। क्यूब के सभी फेसेस स्क्वायर शेप में होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस इसमें होते हैं। तो इसका पेरीमीटर, अभी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो यानी कि आपको 4 इंटू साइड गिवन है विच इज 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से हम साइड फाइंड करेंगे, 40 बाई 4 10। हमें क्यूब की साइड मिल गई है 10 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड क्यूब। सो 10 क्यूब कितना होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज अ वेल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज डग टू द डेप्थ ऑफ 14 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर में है। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इज। वेल आपने एक डग किया है, वेल होता है सिलेंड्रिकल शेप में। इसका डायमीटर गिवन है 6, सो रेडियस हो जाएगी 3 मीटर्स। देन डेप्थ इज 14, इसकी डेप्थ यानी कि हमारे सिलेंडर की हाइट। सो h इज 14 मीटर्स। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h। सो पाई इज 22 बाई 7 आर स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 एंड h इज 14। 7 2s are 14, 3 3s are 9, 2s are 18 इंटू 22, 18 2s are 36, 2s are 36 प्लस 3 is 39, 396 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल EAD। EAD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड AD ऑफ स्क्वायर ABCD। नीचे ये एक स्क्वायर है, ऑल्दो ये रेक्टेंगल लग रहा है बट इसकी सभी साइड्स इक्वल है और इसकी साइड AD पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। मेजर ऑफ एंगल BAE इक्वल्स, आपको BA एंड E इस एंगल का मेजरमेंट बताना है कि कितना होगा। अभी ये एंगल दो एंगल्स को मिलके बना है, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल। ये एंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्रीज के होते हैं, 60 60 60, मतलब ये होगा 60। और ये नीचे वाला एंगल है, ये है इस स्क्वायर का। स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी होता है ये, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के ही सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, मतलब ये है 90। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 60 प्लस 90 यानी कि 150 डिग्रीज। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इशू इज टू परचेज टाइल्स फॉर फ्लोरिंग हर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के फ्लोर पर टाइलिंग करने के लिए इशू टाइल्स परचेज कर रही है। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट विल शी अप्लाई सो एज टू गेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स। कितनी नंबर ऑफ टाइल्स उसको चाहिए होगी, इसके लिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगी? वॉल्यूम हम तब करते हैं जब हमें फिल करनी हो, कोई चीज़ भरनी हो, इसके लिए वो यूज करेगी सरफेस एरिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
एरिया फाइंड करेगी फ्लोर का, फिर एक टाइल का एरिया फाइंड करेगी, फिर फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करेगी, सो उसको नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 2x सेंटीमीटर इज गिवन बाय। डायमीटर अगर 2x है तो रेडियस कितनी होगी, 2x/2 हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि x। रेडियस x है, वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई r क्यूब। r क्योंकि x है तो ये हो जाएगा x क्यूब, सिंपल ही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 4/3 पाई x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट होती है वॉल्यूम की। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको फाइंड करना है। इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 27 लेस दैन ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल इज, ये ले लेते हैं, एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर इसका जो वन ऑफ इट्स एंगल इज 27 लेस दैन ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल्स। अभी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होगा इसके ए सी के एंड बी डी के, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। दो प्रॉपर्टीज हमें पता है एंगल्स के बारे में, उसने और तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कुछ नहीं है, इसमें से ये दोनों ही स्मॉलेस्ट होंगे और ये दोनों लार्जर होंगे, कंपेयर करें अगर दोनों पेयर्स को हम। सो इसमें जो एक एंगल है, मान लीजिए ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, सी भी। इस एंगल के बारे में उसने कहा ये है 27 लेस दैन ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट यानी कि एक्स को अभी हम स्मॉलेस्ट ले रहे हैं, एक्स के ट्वाइस से 27 कम है ये, तो ये कितना होगा, एक्स का ट्वाइस यानी कि 2x, उससे भी 27 कम -27, सेम ये भी उतना ही होगा 2x -27। आपको एंगल्स फाइंड करने हैं, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। सो दो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, या तो आप चारों एंगल्स का सम 360 ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, या फिर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 ले लीजिए, जो कि एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो इसको करते हैं, यहाँ पर x और 2x -27 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये पेयर ले लो या फिर ये ले लो, एंगल्स अभी में वही होंगे, और ये इनका सम इक्वल होगा 180 के। सो x प्लस 2x -27 इक्वल्स टू 180 adjacent angles of parallelogram. So this is 3x, 27 उधर जाएगा, ऐड होगा 180 प्लस 27, दिस इज 7, 10 1 207, so x equals to 207/3, 6 are 18, 19 20 27, 9 are 27, 69 डिग्री x की वैल्यू है। अगर ये 69 है तो ये कितना होगा, 69 का डबल -27, सो इंटू 2, 9 2s are 18, 2s are 12 plus 1 13 and -27, so 1 and 1 1 111 डिग्री होगा लार्जेस्ट एंगल। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम आपसे पूछा है, ये होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट इज द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर इज, ये कोन है, इसमें बेस रेडियस आपको गिवन है 8 एंड हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट जो ऑल्टीट्यूड है हमारा, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। आपको फाइंड करना है स्लैंट हाइट L। सो L R और H के बीच में क्या रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगाते हैं, दैट L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। So this is 8 square plus 6 square, 8 8s are 64, 6 6 are 36, 0 6 9 10 100, L square is 100, so L is root 100 which is equals to 10. तो slant height होगी 10 centimeters. Next is if the sides of triangle are doubled, अगर ट्रायंगल की साइड्स को हम डबल कर दे तो एरिया क्या होगा, सेम रहेगा, डबल हो जाएगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल लेते हैं अभी, हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी सभी साइड्स हमने डबल कर दिया, यानी कि बेस भी डबल होगा, अगर ये x था तो अभी 2x हो गया, सिमिलरली ये भी, तो यानी कि बेस भी डबल हो जाएगा और फिर हाइट भी डबल होगी। अगर एंगल को डबल हाइट का करेंगे तो ये भी डबल करेंगे सभी साइड्स, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वर्टेक्स और सामने वाली साइड के बीच में वो भी डबल हो जाएगी, यानी कि अभी जो न्यू एरिया है वो हो जाएगा हाफ, बेस भी डबल यानी कि 2b क्योंकि सभी साइड्स डबल हुई है, एंड हाइट भी डबल 2h, तो अभी 2 2s are 4, 4 इंटू हाफ b इंटू h, तो
कहने का मतलब है पहले एरिया था हाफ बी इंटू एच, अभी हो गया 4 टाइम्स हाफ बी इंटू एच, तो एरिया 4 टाइम्स हो गया है, बिकम्स 4 टाइम्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर्स। इसको सॉल्व करना होगा शायद, चलिए देखते हैं। पहले एक पार्क है ये, इसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। एक गार्डनर है, इसको इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, प्लस इसके अंदर घास भी उगाना है। ये कट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। पार्क का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो सिंपल है, ये तो ट्रायंगल की फॉर्म में। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये होगा 50, 80 प्लस 120। ये गेट भी है लेकिन अभी पूरे का ही पूछे हमसे। 120, 80 is 200, दिस इज 250 मीटर्स। एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया के लिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आंसर नंबर 12। हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, सेमी पेरीमीटर, विच इज सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, यानी कि 50 प्लस 80 प्लस 120 बाई 2, 120 प्लस 80 इज 200 प्लस 50 इज 250 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 125। अभी एरिया क्या होता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी और सी ट्रायंगल की साइड्स होंगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 125 इंटू 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120, 125 माइनस 50 is 50, 25 75 into, then 125 minus 80 5 and 4 45 and this is 5। अब रूट के बाहर निकालते हैं नंबर्स को। 125 25 इंटू 5 लेते हैं इसको, क्योंकि 5 का एक पेयर यहाँ से बन जाएगा। 75, 15 5s are ओके 45, 9 5s are 45 एंड 5, ये 5 का एक पेयर बना है, 5 बाहर आएगा। 5 ओके रूट 25 5 होता है तो इसमें से भी 5 को बाहर ले लेते हैं। 9 का रूट 3 होता है, 3 बाहर आएगा, रूट में बचेगा 15। सो 5 5s are 25, 5s are 125 इंटू 3, 25 3s are 75, 3 75 रूट 15, इतने मीटर स्क्वायर ये एरिया है गार्डन का, पार्क का, सॉरी। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। यहाँ पर एक साइड पर एक गेट है 3 मीटर का, इसको आपको रहने देना है, इसके अलावा बाकी पूरे पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करनी है। तो सिंपल पेरीमीटर जो था आपका, उसमें से 3 मीटर को हम रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी पे पूरे पे फेंसिंग होगी ही, तो वो हो जाएगी लेंथ ऑफ वायर। आंसर नंबर 13, लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर विच वॉज 200 माइनस 3, जो गेट का स्पेस हमको छोड़ना है। सो दिस इज 197 मीटर्स। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट। अभी रेट आपको सिंपल बताना है, 1 मीटर जो वायर है वो 20 रुपीज़ की आती है। कितने मार्क के क्वेश्चन है? 1 मार्क, ओके ठीक है। सो 14 का आंसर होगा कॉस्ट क्या है, रेट क्या है वायर का, इज ₹20 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, हमें फेंसिंग करनी है 197 मीटर्स पर। सो 197 इंटू 20, 0 7 2s are 14, 1 9 2s are 18 plus 119, 1 again, 1 is 2 plus 1 is 3, rupees 3,940 rupees। okay, next is this question consist of 2 statements। इसमें 2 statements हैं, एक assertion statement और दूसरा उसका reason है। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। सो assertion है, if the volume of 2 spheres are in the ratio 27:8, 2 spheres हैं जिनका वॉल्यूम का रेशियो है 27:8, तो उनके सरफेस एरियाज का वॉल्यूम 3:2 होगा। ये कैलकुलेट करके हम फाइंड करेंगे कि क्या assertion जो है वो ट्रू है या नहीं। और रीज़न दिया है ऐसा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 πr³
और सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट है और इनको ही हम यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो रीज़न तो सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। सो दो स्फीयर है, मान लीजिए एक की रेडियस है कैपिटल आर, ये सर्कल जैसा लग रहा है स्फीयर, और दूसरे की रेडियस है स्मॉल आर। तो वॉल्यूम का रेशो क्या होगा, पहले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 27/8, रेशो उनका गिवन है। 4/3 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, बचा आर क्यूब बाई आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 27/8। अभी 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 8 होता है 2 का। सो आर बाई आर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट होगा उधर जाके ये, दिस इज, चलिए पहले ये लिखते हैं। सो आर क्यूब बाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब बाई 2 क्यूब। नाउ आर बाई आर इज 3/2, यानी कि जो रेडियस है उनका रेशो है 3:2। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था उनके सरफेस एरिया का रेशो 3:2 होगा। सरफेस एरियाज का रेशो चेक करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, इज 4πr²। तो सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, 4π कैपिटल R² बाई 4π स्मॉल r²। 4 कैंसिल होगा, पाई, बचा R² बाई R², यानी कि R बाई आर का होल स्क्वायर। R बाई आर कितना था, 3/2। सो दिस इज 3/2 होल स्क्वायर विच इज 9/4, यानी कि 9:4। सो सरफेस एरियाज का रेशो होना चाहिए था 9:4, असर्शन में गिवन है 3:2, यानी कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। सो ऑप्शन करेक्ट होगा डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी, सेक्शन बी। यहाँ पर 2 मार्कर्स हैं। ये सेक्शन ए ही था अभी तक, जहाँ पर सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के थे। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल है तो शो करिए कि वो रेक्टेंगल है। अभी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने में क्या लगता है, सिर्फ अगर इसका एक एंगल 90 का हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि फिर सभी एंगल्स 90 के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको इसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। 2 प्रॉपर्टीज पहले ही है पैरेललोग्राम की हमारे पास, कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स आप ले, ये पेयर या फिर ये पेयर। चलिए 16th क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। ओके, गिवन क्या है आपको, गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम प्लस इसके डायगोनल्स इक्वल आपको दिए हैं, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। टू प्रूव हमें क्या करना है, दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, प्रूफ में सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अभी आप या तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसे 2 ट्रायंगल जिसमें एडजेसेंट एंगल्स आते हो, क्योंकि वही हम यूज़ करने वाले हैं, या फिर ये एंगल और ये एंगल ले लीजिए, या फिर ये एंगल और ये एंगल ले लीजिए। कोई भी ट्रायंगल्स, कोई भी 2 ट्रायंगल्स आप ले सकते हैं जिसमें बेस कॉमन हो। तो हम ये लेते हैं, सीधा भी रहेगा देखने में, ए बी सी एंड ए बी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी 3 चीज़ें इक्वल करेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ए बी डी एंड ए बी सी। सबसे पहले तो ए बी कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में, ये साइड कॉमन है। उसके बाद रेड ट्रायंगल की, यानी कि ए बी डी की साइड ए डी इक्वल है ए बी सी की साइड बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। उसके बाद ये साइड इसकी बी डी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो तीनों ही साइड्स इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतना करते हैं पहले। सो फर्स्ट इज ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, देन ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है इसलिए इक्वल है, एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये क्योंकि हमें गिवन है। सो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्रायंगल ए बी सी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SSS। साइड साइड साइड, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी एंगल्स, सभी साइड्स फिर इक्वल होती है बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनको हमें 90 करना है? एंगल A, इस ट्रायंगल का एंगल A इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के एंगल B के, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। सो नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT। लेकिन A और B की एक प्रॉपर्टी पहले से ही है कि A और B का सम 180 है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो हमें गिवन ही था और A और B पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो हम लिखेंगे बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज दे वर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। A प्लस B 180 है, A इक्वल्स टू B है, तो यहाँ पर या तो आप A की जगह B रख दीजिए क्योंकि A और B दोनों इक्वल ही है, या फिर B की जगह A रख दीजिए। सो एंगल A प्लस एंगल A, B की जगह हमने A रख दिया क्योंकि B A के ही इक्वल था, इक्वल्स टू 180, डबल एंगल A इक्वल्स टू 180, सो एंगल A इक्वल्स टू 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्रीज। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 हुआ तो वो क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। एक एंगल 90 डिग्री होते कैसे रेक्टेंगल बन गया, कैसे सभी एंगल्स 90 हो गए? क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर ये 90 है तो ऑपोजिट भी 90 होगा, उसके बाद इन दोनों का सम 180 होता है, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, इनकी सभी साइड्स इसकी इस तरीके से स्ट्रेट हो जाएगी। डायगोनल्स इक्वल गिवन ही है आपको। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। इन फिगर ABCD एंड PQRC, ABCD, ओके, PQRC, एक सेकेंड, PQRC ये आर रेक्टेंगल्स, ये दोनों आपको रेक्टेंगल्स गिवन है। रेक्टेंगल यानी कि इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, रेड में ये, और सभी एंगल्स भी 90 होंगे, ठीक है। वेयर Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, एक और आपको गिवन है कि AC ये जो डायगोनल था इसका मिड पॉइंट है Q। प्रूव करना है आपको DP इक्वल्स टू PC, DP इक्वल्स टू PC, कहने का मतलब है P भी मिड पॉइंट है DC का। इसमें MPT हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है ये देखिए, इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, क्यों? ये देखिए, ये एक ABCD एक रेक्टेंगल था तो इसमें सभी एंगल्स 90 होंगे, मतलब एंगल D भी 90 है। सिमिलरली ये PQRC भी एक रेक्टेंगल था तो इसमें भी सभी एंगल्स 90 होंगे, मतलब एंगल P भी 90 है। और ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? जब दो साइड्स पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल हो, ये एंगल इसके इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। यानी कि सबसे पहले तो आप प्रूव करेंगे कि AD पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है इस साइड के, इतना हो गया। अभी किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये MPT का रूल है, जो कि एक इसका ये कन्वर्स है MPT का, जो एक साइड मिड पॉइंट है आपका तो दूसरी साइड भी को भी वो मिड पॉइंट पर ही कट करता है। तो ये अगर मिड पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पर Q ने बोला था कि AC का मिड पॉइंट है, तो P भी मिड पॉइंट हो जाएगा DC का बाय कन्वर्स ऑफ MPT। यही हमें प्रूव करना था, अगर P मिड पॉइंट हो जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमने देख लिया कैसे प्रोसीड करना, अभी लिखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? QR इक्वल्स टू हाफ AB, QR इक्वल्स टू हाफ AB। इसमें भी वही करेंगे, इसमें ट्रायंगल ये लेंगे, MPT एक ये भी कहती है कि अगर ये साइड ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करते हुए एक साइड आप बनाते हैं तो वो इस साइड के पैरेलल होती है, प्लस इसकी हाफ भी होती है, दिस साइड इज हाफ ऑफ दिस साइड, ट्रायंगल की साइड का। तो यहाँ पर कन्वर्स क्या होगा? ये मिड पॉइंट है Q, ये इसके पैरेलल है, तो R भी मिड पॉइंट होगा जो हमें प्रूव नहीं करना, और ये QR हाफ होगी AB की। ओके, चलिए दोनों MPT से ही होंगे क्वेश्चंस, अभी लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पार्ट 1, एंगल D is equals to 90 degree since ABCD is a rectangle. Okay, similarly angle P is equals to 90 degree क्योंकि PQRC is also a rectangle, ये भी rectangle था, but angle D and angle P, this angle and this angle, इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप CPQ, क्योंकि P पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये, CPQ,
बट इसको भी लिख देते हैं सी डी ए, ओके, बट एंगल सी डी ए एंड एंगल सी पी क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये लाइन्स हम ले और इसको ट्रांसवर्सल ले, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ए डी। अगर दो लाइन्स पैरेलल होती है सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि लाइन्स पैरेलल होती है। लाइन्स हमने पैरेलल की, जो अभी हम मिड पॉइंट थ्योरम में यूज करने वाले हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, अभी हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। इन दिस ट्रायंगल ए डी इज पैरेलल टू पी क्यू, प्रूव्ड अबव। हमने प्रूव किया AD पैरेलल है PQ के, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये लिखा Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT, MPT का क्या MPT क्या कहती है? MPT कहती है कि अगर एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट है विच इज ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, वो इसके पैरेलल भी होती है और इसका हाफ भी होती है। और इसका उल्टा क्या कहता है कि अगर एक साइड पैरेलल है और हाफ है तो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी, या फिर पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा और वो हाफ होगी। चारों में से दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो बाकी दो कंडीशन बाय डिफॉल्ट हो जाती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ MPT, P इज ऑल्सो midpoint of DC. If P is midpoint of DC, then DP equals to PC, जो हमें प्रूव करना था। So DP is equals to PC, hence proved. This is part 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट QR हाफ ऑफ AC करना है, तो हम ये वाला ट्रायंगल है, QR इज दिस, AC हाफ ऑफ AB, सॉरी, तो हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC, पार्ट 2। पहले तो QR को प्रूव करते हैं कि QR पैरेलल है AB के। इसमें ये एंगल B और ये एंगल R दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल PQRC का एंगल है और ये रेक्टेंगल ABCD का एंगल है। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल A, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, देन एंगल CRQ या फिर QRC, दिस एंगल CRQ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी रेक्टेंगल PQRC का एंगल है, ओके। बट ये दोनों एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। अगर ये ट्रांसवर्सल है, एंगल BABC एंड एंगल CRQR कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो QR इज पैरेलल टू AB, ओके। QR पैरेलल है AB के एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AC। सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, QR इज हाफ ऑफ AB एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ CB। वो हमें प्रूव नहीं करना R को, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। सो QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड, ओके। NCERT का क्वेश्चन नहीं है शायद, पर होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। बहुत इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर अगर आपको गिवन है तो आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए थर्ड साइड x है, सो नाउ 18 + 10 + x इक्वल्स टू 42, तो यहाँ से दिस इज 28, x की वैल्यू हो जाएगी 42 - 28। थर्ड साइड आपको पता लगेगी, तो हेरोन्स फॉर्मूला से तीनों साइड्स आपको पता है, आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक ये कोनिकल टॉम है जिसका आपको स्लैंट हाइट गिवन है, L गिवन है, एंड बेस डायमीटर R गिवन है, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA को कर्व पेंट करना है आपको। CSA क्या होता है? कौन का?
पाई आर एल, ठीक है, आर भी आपको गिवन है, एल भी गिवन है और रेट गिवन है आपको, ठीक है। सिंपली एरिया फाइंड करेंगे एंड देन कॉस्ट फाइंड करेंगे। आंसर नंबर 19, L इज इक्वल्स टू 25 मीटर एंड R इक्वल्स टू 14 मीटर। सो CSA ऑफ, या फिर एरिया टू बी वाइट वॉश्ड equals to CSA of cone, which is pi RL. So pi is 22 by 7, R is 14 and L is 25. 7 2s are 14, 25 2s are 50, 11 5s are 110 and one more 0. So this is 1100 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को आपको वाइट वॉश करना है। अभी वाइट वॉशिंग का रेट क्या है? दिस इज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में लगते हैं 210 रुपीज़। तो पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹210। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, जो भी 1 का हमें फाइंड करना है तो ये उधर जाके डिवीजन में जाता है। दिस इज इक्वल्स टू 210 बाई 100, यानी कि 21/10 ही ले लेते हैं, डेसिमल में नहीं करते क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई भी होगा। इतने रुपए लगेंगे 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के। हमें वाइट वॉश करना है 1100 मीटर स्क्वायर को। सो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1100 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू जितना 1 का है इंटू जितना आपको वाइट वॉश करना है। सो 21/10 इंटू 1100, 0 1 is 21, 2 1 is 21, 23 24, 2410 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। नेक्स्ट इज अ बॉक्स डायमेंशंस 2.5 by 2 by 1 मीटर। इसको बाय हम रीड करते हैं और ये क्यूब और क्यूबॉइड के टाइम पर हम इस तरीके से डायमेंशंस हमें दी होती है। ये क्यूबॉइड की लेंथ है एंड दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, L by B by H, ठीक है। तो डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता है, ये आपको बनाना है बॉक्स। टोटल एरिया आपको फाइंड करना है शीट का जो आपको ज़रूरत होगी। इफ़ द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, बॉक्स टॉप से खुला है यानी कि टॉप आपको नहीं बनाना। तो 2 तरीके हैं, ये आपका क्यूबॉइड आपको बनाना है बॉक्स, या तो आप CSA फाइंड कर लीजिए यानी कि चारों तरफ का एरिया और उसमें बेस ऐड कर दीजिए, या फिर TSA फाइंड कर लीजिए पूरा टोटल एरिया और उससे टॉप को माइनस कर दीजिए। आंसर नंबर 20th, length is 2.5 meter, breadth is 2 meter and height is 1 meter. So a total area of sheet required equals to, किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, मान लीजिए TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ टॉप, कि टॉप हमें नहीं बनाना, तो टोटल हमने निकाला, टॉप के एरिया को माइनस कर दिया। TSA क्या होता है? क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और टॉप का एरिया, टॉप में कौन सी 2 डायमेंशंस होती है LBH में से? ये अगर क्यूबॉइड है सो टॉप में ये है लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, तो इसका एरिया होगा L इंटू B, सो माइनस LB। वैल्यूज पुट करते हैं 2, L इंटू B यानी कि 2.5 इंटू 2 प्लस BH 2 इंटू 1 प्लस HL, H इज 1 इंटू 2.5 माइनस LB, so minus 2.5 into 2, 25 2s are 50, this is 5, 2 1s is 2, 2.5 into 1 is 2.5, minus 25 2s are 50, minus 5, 5 6 7 8 9, this is 9.5, minus 5, 9 2s are 18 plus 0.1 is 19 plus 1, okay, minus 5, this is 14, so 14 मीटर स्क्वायर इतनी शीट की हमें ज़रूरत होगी। ओके, ये थे 2 मार्कर्स। नाउ सेक्शन C, यहाँ पर 3 मार्कर्स हैं। फर्स्ट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ, NCERT का ही क्वेश्चन है, ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। पहले फिगर बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल था, आंसर नंबर 21। A B C एंड D, चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपने लिए और उनको ज्वाइन किया। AB का मिड पॉइंट है
P एंड देन Q, R और S। आपको प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। कुछ भी आपको प्रूव करना, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम में एक दो प्रॉपर्टीज ऐड करके, अगर पैरेललोग्राम को आपको रोम्बस प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की चारों होती है। एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दीजिए, पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस एंगल का डिफरेंस है, एक एंगल को 90 कर दीजिए, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, तो पहले इसको, ये जो है PQRS, इसको हम एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। उसके लिए एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे ज्वाइन AC। पहले गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन है आपको दैट PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नो, ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल था बाहर, ऑफ रेक्टेंगल ABCD के मिड पॉइंट्स हैं, कि साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं PQRS। ओके, तो पहले कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC टू प्रूव हमें करना है दैट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो पहले इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, ये तो आई थिंक कौन सी एक्सरसाइज है वो क्वाड्रिलेटरल की आपने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के किए हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इसमें ये S इस साइड का मिड पॉइंट है, R इस साइड का मिड पॉइंट है, तो बाय MPT के अकॉर्डिंग ये साइड इसके पैरेलल और इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि SR इक्वल होगी हाफ ऑफ AC एंड SR पैरेलल होगी AC के। फिर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में P मिड पॉइंट है AB का, ये मिड पॉइंट है इसका, और Q मिड पॉइंट है इसका, दोनों मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, तो बाय MPT ये जो साइड है PQ, ये AC की हाफ होगी और AC के पैरेलल भी होगी। AC के पैरेलल है PQ एंड AC का हाफ है PQ। तो यहाँ पर इन दोनों को हम देखेंगे, AC का हाफ SR भी थी, AC का हाफ PQ भी है, हाफ ऑफ AC इज PQ। तो कहने का मतलब है PQ और SR आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी इसका हाफ है, ये भी इसकी हाफ है, इक्वल हो गई, प्लस दोनों पैरेलल भी है AC के, तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है और इक्वल है, ऐसा किस में होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेललोग्राम में, तो यानी कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इतना लिखते हैं पहले, प्रूफ में लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ADC, S is midpoint of AD and R is midpoint of DC. S is midpoint of AD, R is of DC या CD. So by MPT, by midpoint theorem, SR is equals to half of AC and SR is parallel to AC. Line segment joining two midpoints of midpoint of two sides in a triangle is parallel to third side and half of third side, ये MPT कहती है, तो इसके पैरेलल और हाफ हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड देखते हैं, इन ट्रायंगल BABC, नाउ इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AC and Q is midpoint of BC. So by MPT, PQ is P is midpoint of AB and BC, sorry. Okay, so PQ is equals to half of AC and PQ is equals to PQ is parallel to AC. This is equation number 2. PQ is half of AC and PQ is parallel to AC. So from equation 1 and 2, equation 1 और 2 को अगर हम देखें, PQ भी हाफ AC है, SR भी हाफ AC है, SR भी पैरेलल टू AC है, PQ भी पैरेलल टू AC है,
दोनों अगर AC के आधे हैं तो कहने का मतलब है दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ is equals to SR and PQ is parallel to SR. PQ SR के इक्वल भी है और PQ SR के पैरेलल भी है. तो इससे क्या मिलेगा हमें? PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर parallel and equal so PQRS is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, हमें रोम्बस प्रूव करना है. तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होती है, इसमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. अगर बाय चांस ये साइड इसके इक्वल हो जाए, एडजेसेंट इक्वल हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, तो चारों ही आपस में इक्वल हो जाएगी. क्योंकि ये अगर इसके इक्वल हो गई तो बाय डिफॉल्ट इसके सामने वाली इसके इक्वल है तो वो भी इक्वल हो जाएंगी. और इस तरीके से ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल. तो हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है. उसके लिए आप दो ट्रायंगल्स को इसमें कॉन्ग्रुएंट करेंगे. एक तो हम ये ट्रायंगल लेते हैं और एक ये ट्रायंगल. इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज़ें इक्वल है? सबसे पहले तो Q मिड पॉइंट था BC का. मिड पॉइंट का मतलब है कि उसने BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो CQ इक्वल होगा BQ के. दूसरा DC इक्वल था AB के, क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. RC DC का आधा है, PB AB का आधा है. तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं ये दोनों, तो इनके आधे भी इक्वल होंगे. तो कहने का मतलब है RC इक्वल है PB के. रेड की ये वाली साइड ग्रीन की इस वाली साइड के इक्वल है. और तीसरी चीज़, इसमें एंगल C इक्वल है एंगल B के, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज के एंगल हैं. बाहर वाला एक रेक्टेंगल था. तो कहने का मतलब है दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी. तो इस तरीके से RQ इक्वल हो जाएगा PQ के, और एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं PQRS में, वो बन जाएगा एक रोम्बस. ओके, लिखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल्स RQC एंड, इसको इधर प्रूव कर लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल RQC एंड PBQ, दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट इज QB इक्वल्स टू QC, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ऐसा हमें गिवन था, BC सॉरी, कि Q BC का मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल होगा. दूसरा हम कहेंगे कि AB इज इक्वल टू DC. AB इक्वल है DC के, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर AB DC के इक्वल है, हाफ ऑफ AB इक्वल होगा हाफ ऑफ DC के. इनके आधे भी इक्वल होंगे. AB का आधा हम लेंगे PB, क्योंकि P मिड पॉइंट था उसका. और CD DC का आधा हम लेंगे RC. सो PB इक्वल्स टू AB का आधा PB और DC का आधा RC. दूसरी साइड्स भी इक्वल हो गई. एक ये इसके इक्वल था, एक ये इसके इक्वल हो गया. और तीसरा एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90 डिग्रीज. तो 90 होते हैं. ट्रायंगल RQC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय साइड एंगल साइड. RHS नहीं लिखना है इसको. एक एंगल राइट एंगल है लेकिन हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है. सो ट्रायंगल RQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ बाय साइड एंगल साइड. अगर ये दोनों इक्वल है तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी. सो PQ इक्वल्स टू RQ बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. नाउ PQRS जो कि एक पैरेललोग्राम था, उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. सो PQRS इज अ rhombus since adjacent sides of parallelogram are equal, hence proved. Okay, clear? Next. Next is a spherical shaped rasgulla is 1 centimeter radius, cost ₹1. एक spherical shape में रसगुल्ला है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और उसकी कॉस्ट है ₹1. फाइंड द नंबर ऑफ रसगुल्लास ऑफ रेडियस हाफ सेंटीमीटर. हाफ सेंटीमीटर रेडियस के कितने रसगुल्ला विल कॉस्ट द सेम. उनमें से कितनों की कॉस्ट सेम होगी. ये आसान क्वेश्चन है 3 मार्क में. चलिए, वॉल्यूम स्फेयर है. स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3. सो आंसर नंबर 22.
वॉल्यूम ऑफ sphere is pi r cube. So volume of one rasgulla equals to 4/3, pi is 22/7, r cube उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1. सो कितना होगा, ये वही रहेगा. 22 4 जार 88, 8 3 जार 21, 88/21 सेंटीमीटर क्यूब. ये एक रसगुल्ले का वॉल्यूम है. अभी जो छोटे वाला है उसमें हम देखेंगे उसका एक का वॉल्यूम कितना है. वॉल्यूम ऑफ रसगुल्ला विद हाफ सेंटीमीटर रेडियस, जिसकी रेडियस हाफ सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम होगा 4/3, पाई इज 22/7, आर क्यूब यानी कि हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ. सो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल. 2 2 जार 4, बस ये होगा 22/7, 3 जार 21, 2 जार 42, 22/42. ये 2 से भी हो जाएगा. अच्छा 2 से ये होता है 11. सो दिस इज 11/21 सेंटीमीटर क्यूब. ये बड़े वाले रसगुल्ले की कॉस्ट, बड़े वाले रसगुल्ले का वॉल्यूम है जिसकी कॉस्ट है 1 रुपी. अभी आपको इस 1 रुपये में कितने ये मिलेंगे छोटे वाले रसगुल्ले, तो नंबर ऑफ रसगुल्लाज विद हाफ सेंटीमीटर रेडियस इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम. तभी पता लगेगा कितने छोटे वाले रसगुल्ले के वॉल्यूम एक बड़े वाले के इक्वल है. सो 88/21 डिवाइडेड बाय 11/21. ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले जो नंबर्स हैं बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होंगे. सो 88 इंटू 21/21 इंटू 11, 21 कैंसिल, 11 8 जार 88. सो आंसर विल बी 8. छोटे वाले 8 रसगुल्ले की कॉस्ट होगी एक बड़े वाले की इक्वल. ओके नेक्स्ट इज अ lead pencil consist of a wood with a solid cylinder of lead filled in the interior. एक पेंसिल है, बाहर वुड है और अंदर लेड है, उसमें सिलेंड्रिकल शेप में है, शार्पन नहीं है अभी, ये लेड है. ओके द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 mm. पेंसिल का डायमीटर सेंटर से अगर हम ले बाहर, यानी कि जो वुडन पार्ट है वो है 7 mm और लेड का डायमीटर है 1 mm. ये है 1 mm डायमीटर, नॉट रेडियस, पूरा. ओके इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ है 14, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड. वुड का वॉल्यूम आपको बताना है. तो उसमें जो दोनों ही सिलेंड्रिकल शेप में होंगी, जो वुडन शेप है और अंदर जो क्या था, लेड जो फिल किया हुआ है आपने, और जो पेंसिल की लेंथ है हमारी वो होगी सिलेंडर की हाइट. ये तो हाइट दोनों की इक्वल है, लेड की भी और जो वुडन पेंसिल है वो भी. इसमें आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वुड का, क्योंकि वुड पूरा सॉलिड नहीं है, उसके अंदर आपने लेड भी फिल किया हुआ है. तो पूरे इसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे जो लेड है उसका वॉल्यूम, तो आपको वुडन पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा. आंसर नंबर 23. पहले लेड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं. सो फॉर लेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन उसमें आई थिंक ग्रेफाइट यूज़ किया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने लैंग्वेज को. सो डायमीटर कितना है उसका 1 mm एंड हाइट कितनी है 14 mm, 14 mm नहीं होगी, 14 सेंटीमीटर. तो पहले तो यूनिट्स सेम करनी होगी, या तो सेंटीमीटर को mm में चेंज कर दीजिए, सेंटीमीटर, या फिर mm को सेंटीमीटर. रिलेशन क्या होता है दोनों में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. ओके सो यहाँ इसी को ही चेंज करते हैं. सो 1 mm कितना होगा, रेडियस फाइंड करते हैं पहले. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, यानी कि 0.5 mm. सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे सो फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक और लेफ्ट में शिफ्ट होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर. रेडियस है 0.05 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर. अभी फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ लेड. दिस इज इक्वल्स टू, सिलेंड्रिकल शेप में है, पाई r स्क्वायर h. सो पाई इज 22/7, r is 0.5 into 0.5 and h is 14, 0.05 sorry, 0.05 0.05 into 14, 17 2s are 14, 5 2s are 10
एंड 22 5s आर 110, 110 एंड एक और 10 की 0। डेसिमल कितने नंबर्स के पहले लगेगा? यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर भी 2 है, तो आंसर में 4 नंबर्स होने चाहिए। सो दिस इज 1 2 3 4, तो सबसे आगे डेसिमल आएगा। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इनको हटा देते हैं। सो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ये लेड का वॉल्यूम है जो पेंसिल के अंदर है। अभी पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। नाउ फॉर पेंसिल, पेंसिल का डायमीटर कितना है? 7 mm, d इक्वल्स टू 7 mm। पहले r फाइंड करेंगे, r होगा 7/2 यानी कि 3.5 mm। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हाइट फिर सेंटीमीटर में है, लेंथ। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 0.35 सेंटीमीटर्स ये रेडियस है। और हाइट तो दोनों की सेम ही थी, हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h, 22/7 r स्क्वायर यानी कि 0.35 इंटू 0.35 इंटू h इज़ 14, 2s are 14, 35 2s are 70 and 22 5s are 110, 0 1 sorry 11, 3s are 66, 77. So this is 770 into 77, 7 7s are 49, 49 plus 4 is 53. So 5300, 5300। डेसिमल को भी देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थे, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स। सो आंसर में डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होंगे, कुछ मिस तो नहीं किया हमने। 22 35 770 50 35 70 77 ठीक है, 70 दिस इज 539 ओके ठीक है, 53900 ठीक है। 4 नंबर्स के पहले डेसिमल लगेगा। सो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा, 2 zeros को हटाते हैं। दिस इज 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम था। अभी इसके अंदर लेड भी है, तो हम लेड जब डाला तो उतना कम आपको वुड अभी यूज़ करना पड़ेगा, तो पेंसिल में के वॉल्यूम से माइनस करना है लेड के वॉल्यूम को, आपको वॉल्यूम पता लगेगा वुड का। सो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस उसमें से जो लेड है उसको हटा दो, बाकी वुडन ही है पेंसिल। सो पेंसिल का वॉल्यूम था 5.39 और लेड का था 0.11। सो आंसर विल बी 9 - 1 is 8 and 2 and 5।